कि वालिदैन को बच्चों की बुनियादी सेहत के बारे में किन इकदामात का ख्याल जो है वो करना चाहिए? 2 चैलेंजेज़ हैं हम आजकल के माँ-बाप के लिए। उसमें सबसे पहले है स्क्रीन टाइम और दूसरा है जंक फूड। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि अगर बच्चे ने खाना भी खाना है तो उसने मोबाइल या उसको कार्टून्स की ज़रूरत है, उसके बगैर वो खाना भी खाने से कासिर है। 4 बच्चे अगर मेरे पास आए हैं ना, उसमें से 2 या 3 लाज़मी उसमें से जो है ना वो आयरन डेफ़िशिएंट है। रीज़न बीइंग हमारा फ़ोकस जो है वो पैकेज फूड है। वालिदैन के पास टाइम नहीं। जिस तरह से बच्चे को है ना कि हमने मोबाइल पकड़ना है, इसी तरीके से शायद हम पेरेंट्स को भी यही है कि थोड़ा-सा टाइम फ्री मिल गया, जल्दी से रील्स देख लें। सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे आता है सेरेलैक, तो उससे सेरेलैक शुरू करवा दें। व्हाट इज़ सेरेलैक? सेरेलैक से पहले क्या बच्चे पलते नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं। नाजरीन, बच्चों की बेहतरीन देखभाल हर वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होती है, लेकिन अक्सर बच्चों की बीमारियों और उनके वालिदैन की गुर्बत से जुड़े सवालात वालिदैन को उलझाए रखती हैं। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो एक डॉक्टर हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डीएमएस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, डूइंग वेरी वेल। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है? जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर आसम लतीफ़ साहब, जी। आप हमें ये बताइए कि आपने बतौर करियर मेडिकल का प्रोफ़ेशन क्यों मुंतखब किया? अगर हम इसके बारे में तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड में देखें तो फ़ॉर्च्युनेटली और अनफ़ॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है, माँ-बाप की हमेशा से ये ख़्वाहिश रहती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हुँ, तो बेस तो वही बनी हुँ, और उसके अलावा एक थोड़ा बहुत पैशन भी था कि किसी हद तक जो है वो ह्यूमैनिटी को और इंसानियत की कुछ खिदमत करनी है, कुछ थोड़ा बहुत इसका दर्द हल्का करना है। हुँ। तो बस ये दोनों चीज़ें मिला के बन गए डॉक्टर। क्या आप समझते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद इंसानियत की सही खिदमत होती है? अ या तमाम डॉक्टर्स कर रहे हैं? नहीं तमाम डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं, अपनी लेकिन खिदमत मोस्ट ऑफ ज़्यादा द करते हैं। डॉक्टर्स नहीं, नॉट ये भी गलत कहना गलत होगा, हुँ, क्योंकि इवन दो कि आप अर्निंग अच्छी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानियत की खिदमत नहीं कर रहे हैं। आप हुँ, अच्छी अर्निंग के साथ भी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो हुँ। एक अच्छी अर्निंग जो है वो हर एक इंसान का हक है, राइट है। तो आई वुड से कि इंसानियत की खिदमत तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो ही रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका करियर तकरीबन 9 साल है। जी। तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल यस, 9 साल से ज़्यादा का एक मेरा तजुर्बा है और इसमें मोस्टली 7 साल का तकरीबन मेरा तजुर्बा जो है वो पेरीफ्री का है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स और डीएचक्यूज़ में मैंने काम किया। पिछले 2 हुँ, ढाई साल से मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और फ़र्क है बहुत ज़्यादा। स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो जाती है जब हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, जब हम बात करते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ गुड थिंग और करियर वाइज भी अगर देखा जाए तो एक अच्छी एक जिसको एक ग्राफ अच्छा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई एम एंजॉयिंग माय वर्क एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। आजकल चूँकि हम बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं और आप भी माशाल्लाह चिल्ड्रन के मतलब एक्सपर्ट हैं। आप हमें ये बताइए कि वालिदैन को बच्चों की बुनियादी सेहत के बारे में किन इकदामात का ख़्याल जो है वो करना चाहिए? देखिए, आजकल के दौर में मेरे ख़्याल से जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 चैलेंजेज़ हैं हमारे हुँ, आजकल के माँ-बाप के लिए। उसमें सबसे पहले है स्क्रीन टाइम और हुँ, दूसरा है जंक फूड। हुँ, अनफॉर्चुनेटली जंक फूड जो है वो हमारी डाइट का एक बड़ा जिसको कहते हैं अहम पार्ट बन चुका हुआ है कि हम ना चाहते हुए भी हम जंक फूड को अपनी उसमें से नहीं कर सकते। एंड सेम गोज़ फॉर स्क्रीन टाइम, कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि अगर बच्चे ने खाना भी खाना है तो उसने मोबाइल या उसको कार्टून्स की ज़रूरत है, उसके बगैर वो खाना भी खाने से कासिर है। तो ये शायद 2 उसकी बड़े वजह एक ये चैलेंजेस। तो नहीं कि वालिदैन के पास टाइम नहीं, तो वो अपनी मसरूफ़ियत को कायम रखने के लिए या बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल थमा देते हैं कि हमारी तरफ ना आओ, इधर बिज़ी रहो। टाइम मैं समझता हूँ कि अगर हम बात करें माँओं की, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम जो है वो बच्चे माँओं के पास ही रहते हैं। हुँ, तो हमारी माँओं के साथ भी हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया हुआ है और
काम मसरूफ़ियत घर के वही हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ़ जो मेरी वालदा करती थी, वही शायद मेरी मिसेज़ भी करेंगी। हुँ। और ठीक है, वक़्त के हिसाब से चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, बट मेन कंसर्न जो है वो बिज़ी का नहीं है। मेन कंसर्न ये है कि हर बंदा चाहता है कि जिस तरह से बच्चे को है ना कि हमने मोबाइल पकड़ना है, इसी तरीके से शायद हम पेरेंट्स को भी यही है कि थोड़ा-सा टाइम फ्री मिल गया, जल्दी से रील्स देख लें। लेकिन तो डॉक्टर वो हम साहब अपनी रील्स की खातिर जो है ना बच्चे को भी हुँ। रील्स पे जो है ना उसको उसकी तरफ लेके जा लेकिन रहे हैं। डॉक्टर साहब माज़ी में अगर जाएँ तो हुँ, अक्सर देखा गया जैसे हमारे क्रिकेटर हैं बड़े लेजेंड वसीम अकरम साहब, जी। उनका एक दफ़ा मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो किसी ने एंकर ने उनसे पूछा कि आपके बच्चे इतने आला क्रिकेटर क्यों नहीं, हुँ, बल्कि वैसे ही क्रिकेटर क्यों नहीं, आला तो बाद में आती है सतह। हुँ, उन्होंने कहा कि भई जब हम बच्चे थे, तो हमारी माएँ हमें गलियों में मतलब भेजती थी कि जाओ बाहर खेलो और ट्रू। हमारे बारे में कोई प्रिकॉशंस नहीं होती थी, हम मिट्टी और रेत से खेलते थे। बहुत लेकिन अच्छा हम टाइम था। उतना ही टफ नेचर्ड बनते थे और बेहतरीन खिलाड़ी बनते थे। जबकि आज के बच्चे वो मोबाइल और एसी वाला कमरा वहीं से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो प्लेयर कैसे बनेंगे? हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा पैम्पर्ड होने के बावजूद बच्चे हुँ। बीमारियों में क्यों मुब्तला हैं? मेरा ख़्याल है कि यही एक मेन रीज़न है कि हम लोगों के हमारे यहाँ बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो इतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि हुँ, हमारा एक्सपोज़र ही नहीं है। और इस लैक ऑफ एक्सपोज़र की वज़ह से एलर्जीज़ का जो ट्रेंड है वो भी अब हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं कि हमें जो है ना देखने में आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एलर्जीज़ का शिकार हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो पहले की जनरेशन है। हुँ। तो ये सफाई-सुथराई बहुत अच्छी चीज़ है, बट एक्सपोज़र टू जर्म्स और एक्सपोज़र टू डर्ट, ये उनको चीज़ें बहुत नेचुरल ज़रूरी है। हाँ, नेचुरल एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट भी बहुत उनको होना ज़रूरी है, चाहिए। बहुत बिल्कुल, ज़रूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। उनको घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, बट हम अनफॉर्चुनेटली शायद कुछ हालात भी ऐसे हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं। और हाँ, बड़े इट्स मसाइल हैं, यस बिल्कुल। इट्स अ मिक्स्ड पिक्चर। तो किसी एक साइड को हम जो है कहेंगे दिस इज़ 100% करेक्ट एंड दिस इज़ नॉट, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम लोग जब 5-6 साल के होते थे, तो हमें तो कोई सिक्योरिटी के मसाइल नहीं थे। हमें एग्ज़ैक्टली। घरों से निकाल दिया जाता था कि जाओ जहाँ मर्ज़ी हाँ, बस खेलो, वो आई रिमेंबर एक शर्त हुआ करती थी कि मगरिब की अज़ान होगी तो उसके बाद आपने घर घर आ वापस जाना है। आ जाना है। तो जबकि दैट आजकल यूज्ड टू तो बी अ क्यू। 18-20 साल का जो नौजवान है, वो भी बच्चा ही है। ट्रू। उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। एग्ज़ैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की आम बीमारियाँ जैसे डायरिया, नज़ला, बुखार हुँ, वगैरह, हुँ। इनसे रोकथाम की एहतियाती तदाबीर के बारे में कुछ वज़ाहत फ़रमाएँ? रोकथाम जो है वही मैं बात हम जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि सफाई जो है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हुँ, बट बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत ज़्यादा जर्म कॉन्शियसनेस जो है ना वो अच्छी चीज़ नहीं है। हुँ, रोकथाम से ज़्यादा मेरा फोकस इस चीज़ पे होता है कि बीमारी होना इज़ समथिंग नेचुरल, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये नहीं है कि हम लोगों को जैसे ही थोड़ा सा बीमार हुए तो फ़ौरन से पहले एंटीबायोटिक्स जो है ना वो स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ हुँ, पे क्वैकरी, सेल्फ मेडिकेशन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू किड्स ना। तो मैंने देखा है कि माँओं ने जो है वो दवाइयाँ जो हैं वो याद कर ली हुई हैं कि जी हुँ, लास्ट टाइम हम डॉक्टर साहब के पास गए थे तो इसको डायरिया हुआ था तो इसको ये एंटीबायोटिक दी गई थी। वो ये नहीं देखते कि उस टाइम पे बच्चे की क्या कंडीशन थी, क्या नहीं थी। अगर चीज़ें इतनी सिंपल होती तो आई थिंक किसी को डॉक्टर बनने की ज़रूरत ना होती, फिर 4 हुँ, दवाइयों के नाम याद करके हम काफ़ी थे। हुँ। तो उसमें हमें जो है ना एक एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न हमें ये सोचना चाहिए कि दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना चाहिए और विद प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए और कम और से कम कम होना से चाहिए। कम होना चाहिए। एग्जैक्टली, हुँ, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। हर डायरिया के लिए, हर नज़ला ज़ुकाम के लिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। हुँ। हमें इस चीज़ को और इसी के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, और एक्सपर्ट कौन है? डॉक्टर्स। बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, हम्म, जैसा कि माल न्यूट्रिशन का शिकार बच्चे, हम्म। इसकी क्या वजूहात हैं? मैलन्यूट्रिशन, अंडर प्रिविलेज्ड जो हमारे यहाँ पे बच्चे हैं उनमें तो इट्स वेरी कॉमन। बट अगर हम अच्छे घरों में लाइक अपर मिडिल क्लास और इवन के एलीट फैमिली में भी अगर हम देखें तो द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ किड्स जो जिसके साथ बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ। वहाँ पे भी बहुत होती हैं। जी। तो ये मेरी जो प्रैक्टिस है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि एवरी लाइक 2 to 3 बेबीज आर आयरन डेफिशिएंट अमंग फोर चिल्ड्रन। 4 बच्चे हुँ, अगर मेरे पास आए हैं ना उसमें से 2 या 3 लाजमी उसमें से जो है ना वो आयरन डेफिशिएंट है। हुँ, रीज़न बीइंग हमारा फोकस जो है वो पैकेज फूड है। हम लोगों हुँ, ने जी सॉलिड डाइट शुरू करनी है। सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे आता है सेरेलैक। डॉक्टर साहब हुँ, सेरेलैक शुरू करवा दें।
व्हाट इज़ सेरेलैक? सेरेलैक से पहले क्या बच्चे पलते नहीं थे? हुँ, तो अनफॉर्चुनेटली बस हम लोगों ने उन वो फैंसी टर्म्स और अपने आप को अमीर शो करने के चक्कर में एक एक अजीब-सा कॉम्प्लेक्स है ना हमारी सोसाइटी में भी बिल्कुल। कि जी हम लोग बच्चे को सेरेलैक नहीं खिलाएँगे तो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि ये घर का खाना खिला रहे हैं बच्चे को। तो उस चक्कर में हमने बच्चों की सेहत का बड़ा कर लिया हुआ। जैसा कि अभी भी कहा जाता है कि कोई कुछ हमारे बड़े बूढ़े जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, यस। कि हुँ। उनके बारे में कई 90-90 साल के कई लोग, उनके बारे में कहा जाता है कि जी इन्होंने सारी उम्र कभी कोई एक गोली नहीं खाई। तो आम तासर ये होता है जी, पुरानियां खुराकां खादियां हाँ ने, जी, ट्रू, ट्रू, कि ट्रू। जब वो बच्चे थे हाँ जी। तो वो नेचर में रह के वो पले, और नेचुरल हुँ। वे में ही उन्होंने उस सारी। जी, जी, उसमें अगर हम देखें ना तो वो दोनों चीज़ें हैं, डाइट भी थी उनकी और साथ ही साथ उसमें फ़िज़िकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा था। मतलब अगर उन्होंने हम्म। खाना खाया है ना तो उन्होंने दबा के खाना खाया है। हम्म। विदाउट ये जैसे अब हम आज बात करेंगे कि कैलोरीज़ की और ये सारी चीज़ें उन्होंने दबा के खाया है। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने सोच समझ के खाया होगा कि इतना देसी घी खाना है तो इतना नहीं खाना। बट हम्म। उसके बाद उन्होंने वर्कआउट किया, वर्कआउट। उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी की, उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, उनको ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग किया। मशीनरी तो थी नहीं तब। हाँ, एग्ज़ैक्टली। हर तो काम वो फिजिकल एक्टिविटी हाँ, से ही करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जब जब उन्होंने अपने मसल्स को यूज़ किया, मसल्स को बिल्ड किया हुआ तो डेफ़िनिटली दे आर गोना लास्ट लॉन्गर। हम अगर सारा दिन जो है वो कहें कि जी हमने लेटे रहना है, लेट के सोफ़े पे बैठ के हमने टीवी देखना है, तो फिर ज़ाहिर है फिर गर्दन में बल हम्म। पड़ेंगे, टाँगों में खिंचाव होगा और फिर यही काम होंगे फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में वैक्सीन क्यों ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहले तो वैक्सीन की जो है ना एक जो साइंस है, बेसिक साइंस है, हम उसको समझ लेते हैं। हम्म। वैक्सीन की जो बेसिक साइंस है ना, वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो है ना एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, जैसे आपके मुल्क की फ़ौज है। हम्म। कोई भी बाहर की फ़ोर्स जब इन्वेड करने की कोशिश करती है, तब भी फ़ौज एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है? हम्म। अब लेट्स सी कि आपकी जो हदूद हैं वहाँ पे 2-4 कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? अब आपकी कंट्री जिस बैक्टीरिया वो सॉरी जिस भी एनिमी के साथ जो है ना वो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी ना उसके खिलाफ उसकी स्ट्रैटेजीज़ जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको बेहतर तरीके से टैकल कर लेते हैं। तो वैक्सीन वर्क्स लाइक दैट। कि इससे पहले कि एक्चुअल बैक्टीरिया या जरासीम जो है वो बॉडी के अंदर इन्वेड करे, हम बॉडी को एक ट्रायल मेथड या एक ट्रेनिंग देते हैं कि ये आपका एनिमी है, ठीक है? इसके खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजीज़ डेवलप कर लें। तो हम्म। आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, आपका जो कुव्वत मुदाफ़अत है, उसके खिलाफ अपनी स्ट्रैटेजीज़, अपनी आर्मी को इस तरीके से डिज़ाइन कर लेता है कि अगर ये एक्चुअल में आर्मी आ जाए, तो हम इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं यानी बॉडी को। वैक्सीन एक आर्मी के तौर पे काम करती है, नहीं, वैक्सीन ट्रेनिंग के तौर पे काम ट्रेनिंग के करती है। तौर पे। आपकी ओके। बॉडी की जो आर्मी है, जो आपका कुव्वत मुदाफ़अत है, जो आपका इम्यून इम्यूनिटी सिस्टम जो है, है, बिल्कुल। उसको ट्रेन करने के लिए के काम आती है, हम्म। ठीक है? अब साइड इफ़ेक्ट्स देयर आर नो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स मतलब रूटीन में हार्डली हमें कोई देखने को मिलता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, अनलेस के वैक्सीन का कोई ऐसा कंटेंट है जो किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को क्या नाम है उसको परेशान कर सके, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, तो दैट इज़ दैट। इसके अलावा जो भी वैक्सीन जब भी मास प्रोडक्शन में जाती है उससे पहले इट्स थॉरोली टेस्टेड कि इसकी मिनिमल एलर्जिक रिएक्शंस हो, मैक्सिमम उसकी हाइपो एलर्जिक हो वो। तो हम्म। ये चीज़ें जो है वो टेस्ट के फेज़ के बाद ही जो है वो इस तरह से जनरल पॉपुलेशन में आती है। ज़हनी और जज़्बाती कैफ़ियत, यानी मेरे कहने से मुराद ये है कि कई बच्चे आजकल ऐसे हैं कि जो ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। हुँ, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, हम पहले समझा करते थे कि शायद ये बड़ी उम्र के लोगों, ख़ासकर ख़वातीन में ये मसाइल ज़्यादा थे। लेकिन आजकल अक्सर देखा गया है कि बच्चों में भी ये बीमारी जो है वो अक्सर पाई जाती है। ख़ास करके छोटे बच्चे जो हैं, स्कूलों में जाने वाले बच्चे, इस ज़हनी कैफ़ियत से, इस यानी दबाव से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ह्यूमन इंटरैक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे के साथ बातचीत करना, किसी के साथ उठना बैठना, आपस में एक कॉन्वर्सेशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्शन कम से कम होता जा रहा है। हुँ। अगर आपने किसी अपने घर वाले से भी बात करनी है तो वो प्रेफर कि वो दूसरे कमरे में बैठा है तो लेट्स कॉल हिम अप, क्योंकि कॉल करना बड़ा आसान हो गया रादर देन कि हम उसको जाके पर्सनली उसके साथ फेस टू फेस बात करें। एक ये मैं बात कर रहा हूँ एक घर की, एक जस्ट इट्स जस्ट एन
एग्ज़ाम्पल। तो आप इस तरह से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि देयर वर टाइम्स कि जब शाम में, रात में जो है वो आपकी पूरी फैमिली की गैदरिंग्स हुआ करती थी। सहन के अंदर इकट्ठे वो चारपाइयाँ डाल के सोया जाता था। तो उस टाइम पे ह्यूमन इंटरैक्शन और आपका जो फैमिली के साथ इंटरैक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। अब वो हम्म। चीज़ नहीं है। एवरीबॉडी इज़ स्लीपिंग इन देयर ओन रूम्स और अपना प्राइवेट स्पेस सबको फैमिलियां भी चाहिए। आइसोलेट हैं। हाँ जी, फैमिलीज़ भी आइसोलेटेड हैं और तो ये चीज़ें जो है ना वो मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। हम्म। डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी और प्रेशर ज़ाहिर है कि जब आपको वो कहीं पे आप अपने जो इमोशंस हैं उनको ड्रेन आउट नहीं कर सकेंगे तो इवेंचुअली दे विल बिल्ड अप इनसाइड यू। जैसा कि एक हरासमेंट का कल्चर हुँ, जो कि आजकल बहुत आम हुआ है हर उम्र के लोगों के लिए, हुँ, स्पेशली बच्चे, अगर खुदा न खास्ता अगर वो कोई ऐसा अननेचुरल सीन अपनी ज़िंदगी में देख लें, तो अक्सर देखने में आया है कि वो सारी उम्र जो है वो उसका इफ़ेक्ट उसके ब्रेन पे रहेगा। पॉसिबल है बट अनफॉर्चुनेटली अब पता है क्या है, अब हम लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना दे नॉट लिमिटेड टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपकी हम्म। मीडिया, आपकी सोशल मीडिया, आपकी जो ये इंटरनेट है इसकी एक्सेस इतनी ज़्यादा है कि आपको पर्सनली कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ हुआ है तो आपको पता है कि क्या है। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, अपने घर पे बैठे हुए, अपने कमरे में, अपने बिस्तर में बैठे हुए आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक कि उस हिसाब से आप देखेंगे एक 4 साल का बच्चा जो है उसको जो कंटेंट जिससे उसका एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए एज़ पर हिज़ एज, लेकिन वो एक्सपोज़ हो रहा है उस उन चीज़ों से और वो सारी चीज़ें, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है अल्टीमेटली दे ऑल पाइल अप और इसकी वजह से फिर मेंटल स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब तो होंगी। मेडिकली कोई ऐसी चीज़ भी पॉसिबल है कि बच्चों को, यानी दूसरे लफ्ज़ों में, दिलेर बनाया जा सके? क्योंकि दुनिया है ना, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में एनी इशू कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। मेडिकल से ज़्यादा आई वुड से ये साइकोलॉजिकल इशू है और वही हम्म। बात है कि जब आपकी इंटरेक्शन होगी पेरेंट्स का जो है वो अपने बच्चों की लाइफ के अंदर इंटरेस्ट होगा, बच्चों को ये पता होगा कि हम कुछ भी अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है ना वो उसके कैरेक्टर बिल्डिंग में जो है ना वो ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मेडिकली आई डोंट थिंक मतलब कोई मेडिकेशन ऐसी होगी कि जो उसको दलेर करेगी। आपका घर का माहौल, आपकी उनके साथ इंटरेक्शन उसको दलेर करेगी कि उसने दुनिया के साथ कैसे फाइट करना है। एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा जो वो रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किसी ऐसे केस का जिक्र करना चाहेंगे जिसने आपको बतौर करियर यानी मुतासर किया हो? कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हर केस आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है, मेडिकली भी, एथिकली भी, इमोशनली भी आपको जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है ना वो सिखा के जाता है। तो आई वुड से कि हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई हम्म। ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। और डॉक्टर के लिए तो सब कुछ एक रूटीन वर्क होता है। नहीं, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। जैसे इमोशनल वैल्यूज़ हर एक की डिफरेंट होती हैं, हर एक की अब्ज़ॉर्बेंस जो है वो डिफरेंट होती है। लाइक मैं जो है वो आपको कोई बात कहूँगा उसको आप और तरीके से लेंगे, सामने वाला और तरीके से लेगा, तीसरा बंदा और तरीके से लेगा। इसी तरीके से डॉक्टर्स सबसे पहले वो इंसान हैं। तो नहीं, हर एक की अक्सर अपनी एक इमोशनल वैल्यू है, हर एक की अपनी एक इमोशनल स्टैमिना है और वो उसको लेके चलते हैं। मतलब जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह ना करे किसी गली में कोई डेथ हो जाती है अननेचुरल वे से, तो सारी हुँ, गली जो है वो हुँ, उसके शॉक में होती है। हुँ, हुँ। लेकिन हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जब वो केस जाता है, हुँ। डॉक्टर्स के लिए या हॉस्पिटल के दूसरे स्टाफ के लिए वो एक रूटीन वर्क होता है। देखिए, किसी की डेथ होना वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट डेफ़िनेटली उसमें चीज़ों में आता है। लेकिन हाँ, ये आप ऑन ह्यूमन लेवल्स भी अगर आप देखेंगे ना कि जब आपके किसी अपने के साथ जिसके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन होगा ना, उसके हम्म। साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ील कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ स्ट्रेंजर, ठीक है? ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई आपका हमसाया है तो आपकी उसके लिए फीलिंग्स या उसके साथ कोई नुकसान होता है तो वो और होंगी। आपके अपने फैमिली मेंबर के साथ वही काम हो रहा होगा तो आपकी फीलिंग्स और एग्रीवेट होंगी। हम्म। तो ये आई थिंक वो वाला फैक्टर आ जाता है रादर दैन कि डॉक्टर्स को फीलिंग नहीं आती, ऐसा नहीं है कुछ। जैसे मैं एक दफ़ा अपनी वालदा के साथ होता था, तो एक हॉस्पिटल के आईसीयू में वो दाखिल थी। हुँ, तो आपको तो अल्लाह ताला बचाए हर एक को बुरे वक्त से। हुँ, आप जानते हैं कि आईसीयू का माहौल कैसा सहमज़दा माहौल होता हुँ, है। हुँ, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब से मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ चिट चैट भी शुरू हो गई। तो मैंने देखा एक दफ़ा कि उन्होंने खुद कहा कि जी हमारे इस आईसीयू से हर 10 मिनट के बाद एक डेड बॉडी निकलती है। हुँ, हुँ, तो आम बंदा अगर देख ले तो हुँ, उसका सारा दिन जो है ना वो स्ट्रेस में गुजरता है। हुँ, लेकिन जब मैंने उन डॉक्टर साहब को मैंने हल्का सा मजाक किया,
उनके मैं पिछले कमरे में गया तो वहाँ 3-4 डॉक्टर साहब ना बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा रहे थे। हुँ, मैंने कहा आप कैसे ये हुँ। वो खैर आपकी बात का जवाब उससे क्लियर हो जाता है कि हाँ जी। ज़ाहिर है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात ऐड करूँगा कि आप अगर देखें ना तो स्ट्रेस लेवल, सुसाइड रेट्स ये डॉक्टर्स में बहुत ज़्यादा है। हुँ, ठीक है? उसकी मेन वजह ये है कि हमारी रूटीन, हमारी जो काम करने की जो कैपेसिटी है ना वो दैट दैट इज़ ऑल बहुत उलझा हुआ काम है हमारा। देखें आप जो है ना आप क्या नाम है उसका एक जो वर्कलोड है ना वो हमारा वो बहुत ज़्यादा है। मैं उसको शायद सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा नहीं शायद बट उसकी वजह ये है कि आप लोग ज़िंदगी और मौत से बड़ी बड़े करीब से करीब देखते हैं। से देखते हैं, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और उसकी एक छाप जो है ना हमारे ऊपर रह जाती है और मतलब ड्यूटी करके अपैरेंटली हमें अब किसी को देखने वाले को शायद यही लगेगा कि ये आया ड्यूटी पे आया है और ड्यूटी करके ये चला गया। बट इट हुँ, स्टेज़ विद यू। वो जैसे एक एक्टर के लिए हम बात करते हैं ना कि जब वो कोई कैरेक्टर करता है तो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर रह जाता रह है। जाता है तो बिल्कुल। इसी तरीके से एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जब किसी पेशेंट के साथ वो इन्वॉल्व होता है ना, तो उसका कुछ ना कुछ वो डॉक्टर अपने साथ लेके जाता है। वो स्ट्रेस और वो भारीपन अपने साथ लेके जैसे एक जाता है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, यस। वो 50% खुद पागल हो जाते हैं। ये तो साइकियाट्रिस्ट बेहतर बता सकते हैं, इसमें मैं हाँ। कमेंट नहीं कर अच्छा सकता। डॉक्टर साहब फिर भी एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? आजकल के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो एक स्ट्रेस है डॉक्टर के लिए वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हुँ, अपने आप को इस दौर में लेके चलना, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना और अपनी समहाउ आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि जब हम किसी दूसरे प्रोफ़ेशन की बात करते हैं ना, तो हमें वहाँ पे जो है ना उनकी कमाई को या उनकी इनकम को हमें जस्टिफ़ाई नहीं करना पड़ता। बट व्हेन हुँ। इट कम्स टू अ डॉक्टर्स सैलरी या फिर उसके तो पता नहीं क्यों डॉक्टर को वो एक्सप्लेन करना पड़ जाता है कि जी नहीं, ये मेरी ज़रूरत है, इसके बगैर मेरा गुज़ारा नहीं है। एक जज है तो वो अपनी सैलरी ले रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो खिदमत खल्क कर सकता है ना, मुफ़्त में भी फ़ैसले सुना सकता है, लेकिन वो हुँ, ऐसा नहीं करेगा। सेम गोज़ फॉर द लॉयर कि बिल्कुल। वो मुफ़्त में खिदमत खल्क करे। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्यों हम डॉक्टर्स के सर पे क्यों आ जाती हैं कि जी खिदमत खल्क, मसीहा और ये सारी चीज़ें और ये सारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग हम डॉक्टर्स के लिए क्यों रह गई है? कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोग ज़्यादा समझते हैं, जैसे पुलिस, हुँ, इसी तरह डॉक्टर्स, हाँ। कि ये जैसे इंसान नहीं है। हाँ, हाँ, हम ये भूल जाते हैं कि ये डॉक्टर बनने से पहले इंसान हैं, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी अपने एक्सपेंसेस हैं, इनकी भी अपनी अपनी एक लाइफ़ है। हुँ, रात के 3 बजे अगर हम कॉल कर रहे हैं डॉक्टर साहब को कि जी हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर साहब जी बड़े वो उन्होंने तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। हम ये हुँ। क्यों भूल जाते हैं कि डॉक्टर साहब की अपनी भी फैमिली है, डॉक्टर साहब ने सारा दिन अगर काम किया तो ये उनके भी सोने के वो टाइम अगर इंसान वो है हाँ, बिल्कुल। तो अगर वो फ़ोन अटेंड नहीं कर सके तो वो थोड़ा-सा इट्स नॉट अ बिग डील। हुँ। तो हमें डॉक्टर को इंसान पहले समझना चाहिए। ठीक है, आप अपने डॉक्टर को मसीहा कहना चाहते हैं, आप अपने डॉक्टर को इज़्ज़त देना चाहते हैं, वो सब अपनी जगह पे, लेकिन उसको प्रेशर बना के वो थोड़ा-सा गलत हो जाता है। आप आजकल के जो नौजवान हैं, जो इस फ़ील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफ़िक आप कोई एडवाइस, कोई मशवरा जो उनको देना चाहते हों? देखिए, मैं कहूँगा कि अगर तो आपको पैशन है इस फ़ील्ड में आने का, देन वेल एंड गुड। आप जब भी आप किसी भी काम को पैशन के साथ करते हैं ना, तो वो उसमें आपको आप उसमें ग्रो करते हैं और आपकी अपनी भी जो रूह की सैटिस्फैक्शन होती है ना, वो बेहतर तरीके से होती है। बट हुँ। हाँ, अगर आप सिर्फ़ इस वजह से कर रहे हैं कि सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, तो देन आई वुड से कि स्टैंड फॉर योरसेल्फ और अपने लिए वो करियर चूज़ करें जो आपकी रूह को, जो आपके अपने आप को सूट करता है, डॉक्टर साहब जिसको आप वो पसंद करना हमारी चाहते हैं। सोसाइटी में नहीं हो सकता ना। मसलन आप में टैलेंट है एक्टर बनने का, या लेकिन पाकिस्तान में एक्टरों की उतनी वर्थ ही नहीं है। हुँ, हुँ। या आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं, पाकिस्तान में तो फुटबॉल है ही नहीं। जी, तो जी, ज़ाहिर है जी। फिर अब वही बात आ जाती है ना कि जो 2-3 प्रोफ़ेशन हुँ। यहाँ पे सूटेबल हैं, वो अडॉप्ट करने ही पड़ते हैं। देखिए, जब भी आप आउट ऑफ द वे जाते हैं ना, तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो हुँ, चीज़ें जो बने-बनाए ट्रैक्स हैं ना, उन पे दौड़ना तो आसान होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके साथ 10 लोग और 15 लोग आपके साथ उसी ट्रैक पे दौड़ रहे हैं और आपको उनके साथ कॉम्पिटिशन है। आप थोड़ा-सा साइड ट्रैक ले लेंगे ना, तो वहाँ पे शायद आपको मसला हो देखने में कि मैंने किस तरफ को जाना है। शायद वहाँ पे जो है वो प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर लेन मार्किंग आपको ना मिले। बट हुँ। स्टिल यू विल नो कि यू विल समहाउ फिगर आउट कि हाँ जी, ये मैंने काम करना है और ये मैंने इस तरीके से करना है एंड यू विल रीच देयर और आप अकेले वहाँ पे जाके मौज करेंगे। आपको किसी के साथ कम्पीट नहीं करना पड़ेगा। तो हुँ। रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन एंड पे मंज़िल बड़ी अच्छी होगी और आप उसको एन्जॉय करेंगे। डेडिकेटेड होना चाहिए जी, बस। जी, जी।
तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर आसिम लतीफ़, और इनसे बड़ी हमारी अच्छी और मुफीद गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।